इसे कहते हैं सेठ का दिमाग। सुनते हो जी, धीरे धीरे अनाज खत्म होते जा रहा है। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, दूसरों के इशारे पर काम करो। इसका मतलब मैं दोबारा से बेवकूफ बन गया। शिवपुर गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन का लड़का जो कि शहर कमाने के लिए गया है। मोहन जैसे तैसे करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाता है। घर में अनाज खत्म होते जा रहे थे, तभी कमला कहती है, सुनते हो जी, धीरे धीरे अनाज खत्म होते जा रहा है। ऐसे चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। आपको काम करने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा। पता नहीं विजय शहर में क्या करता है, वो भी वहाँ से कुछ नहीं भेजता है। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही काम करने के लिए सेठ जी के पास जाता हूँ, वो मुझे कुछ न कुछ काम दे देंगे। मोहन इतना बोलकर सेठ जी के पास काम मांगने के लिए निकल जाता है। इन किसानों की भी क्या जिंदगी है, दिन रात काम ही करते रहते हैं। अरे इनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है। हम सिर्फ इनको आधे देते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ का दिमाग। हाँ सेठ जी, आप तो इस गांव के मालिक हो, आप तो सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखते हो। सेठ पप्पू बहुत ही लालची है। किसानों को बहला फुसलाकर ठेका में किसानों से काम करवाता है और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता है। तभी वहाँ पर मोहन आता है और बोलता है, सेठ जी, सुना है आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो? हाँ, तुमने सही सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है जी, मुझे भी एक जमीन चाहिए ठेके पर 6 महीने के लिए। ठीक है मोहन, जमीन को ठेके पर दे दूंगा, लेकिन फसल हो जाने के बाद आधा तुम्हारा आधा मेरा होगा। इस तरह से सेठ अपनी जमीन को ठेके पर देता और किसानों के सामने शर्त रख देता कि फसल हो जाने के बाद आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा। तभी मोहन खेत के पास जाकर बोलता है, चलो जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बचेगा। मोहन दिन रात कड़ी मेहनत करता है और खेती करता है। खेत के अंदर फसल तैयार हो जाता है। यह देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, चलो भाई, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है, आधा पप्पू सेठ भी ले जाएगा, तो मेरे हिस्से में काफी बच जाएगा। तभी बिल्लू सेठ जी से कहता है, अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज मोहन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार तो मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई है। तभी सेठ जी बोलता है, तो ऐसी बात है क्या? मोहन अपने फसल की कटाई कर रहा है? चलो फिर चल के देखते हैं। पप्पू सेठ और बिल्लू दोनों निकल जाते हैं मोहन के पास फसल देखने के लिए। तभी वहां पहुंचकर सेठ जी मोहन से कहता है, अरे मोहन, फसल की कटाई हो गई क्या? इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है सेठ जी। तभी सेठ जी बोलता है, वो तो दिख ही रहा है मुझे, मेरा खेत ही उपजाऊ है, इसी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। नहीं सेठ जी, खेत भले ही अच्छा हो, अगर वहाँ पर मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने इसमें बहुत मेहनत की है सेठ जी। तभी सेठ जी बोलता है, क्या बोलते हो मोहन, अगर खेत नहीं होगा तो मेहनत कहाँ पर करोगे? इसीलिए खेत है तो इतनी अच्छी फसल हुई है। इसलिए सेठ जी शर्त के अनुसार मोहन से अच्छी फसल ले गया और खराब फसल उसे देकर चला गया। तभी मोहन कहता है, ये क्या, मैंने इतनी मेहनत की और इसके बदले मुझे
इतना ही अनाज मिला, वो भी खराब। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। दूसरों के इशारे पर काम करो, जिसके बदले मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। पता नहीं अपनी जमीन कब होगी। मोहन जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारते चला। कुछ दिनों के बाद मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाता है। कुछ दिनों के बाद तभी उसका बेटा शहर से आ जाता है, जो कि शहर काम करने के लिए गया था। विजय गांव में आता है तो उसे काफी शांति देखने को मिलती है। तभी वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, क्या हुआ आपको? और हमारा गांव काफी सूना सूना सा लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मोहन विजय को किसानों की सारी स्थिति उसे बताता है कि किस तरह पप्पू सेठ किसानों को लूट रहा है, और अपने पर हुए अत्याचार भी उसे बता देता है। ये बात सुनकर विजय बहुत दुखी हो जाता है। तभी वह बोलता है, चलो कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार खेती करने मैं जाऊंगा उस पप्पू सेठ की जमीन पर। विजय गांव वालों के साथ हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए विजय सेठ को सबक सिखाने की सोच लेता है। तभी वह एक दिन काम मांगने के लिए पप्पू सेठ के पास जाता है। तभी विजय पप्पू सेठ से बोलता है, सेठ जी, मेरे पिताजी बीमार हो चुके हैं, इसकी वजह से मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके में कुछ जमीन चाहिए। तभी सेठ जी बोलता है, अरे जाओ बच्चे, तुम्हारी हड्डियों में अभी इतना दम नहीं है कि तुम खेती कर सको। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं मेहनत से काम करूंगा, और मैं एक किसान का बेटा भी हूँ, और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मैं पूरी लगन से काम करूंगा। चल ठीक है, मान लेता हूँ। सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने खेत में काम करने के लिए मुझे एक बार मौका दिया। तभी सेठ जी बोलता है, अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरा नियम और शर्त सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। अरे ये तो बच्चा है, इसके सामने कुछ नई शर्त रखता हूँ। इसके पिता ने पिछली बार गेहूं की फसल लगाई थी, ये भी गेहूं की फसल ही लगाएगा। अरे विजय, जो तुम फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। अगले दिन से विजय खेतों में काम करना शुरू कर देता है। विजय गेहूं के बदले आलू का फसल लगा देता है। आलू की फसल बहुत ही अच्छा हुआ था। तभी विजय आलू निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर पप्पू सेठ आता है और विजय से कहता है, विजय, शर्त याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब याद है। आधा आपका, आधा मेरा। आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा। आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। तभी बिल्लू खेत के पास जाता है तो वह हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, इसने तो तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ये गेहूं की फसल नहीं, ये तो आलू की फसल है। तभी सेठ जी बोलता है, ये क्या है? तुमने इस पर आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिछली बार मेरे पिताजी ने गेहूं की फसल लगाई थी, सोचा इस बार आलू की लगा दूं। अब मैं क्या करूंगा ये घास फूस लेकर? सारे आलू तो तुम लेकर जाओगे। सेठ जी, ये तो आप ही की शर्त है। अब आप अपनी शर्त को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। आप ऊपर का ले जाइए और नीचे का मैं ले लेता हूँ। इसका विजय ने लालची सेठ का मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलूओं को लेकर घर चला गया और सेठ के हिस्से में घास फूस बच गया। अगली सुबह बिल्लू सेठ जी से कहता है, पूरे गांव में आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और इस मोहन के बच्चे ने
आपको बेवकूफ बना दिया। अरे ये क्या मुझे बेवकूफ बनाएगा, आने दो, इस बार मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह भूल नहीं पाएगा। कुछ दिनों के बाद विजय फिर से सेठ के घर पर आता है। तभी पप्पू सेठ विजय से कहता है, ए लड़के, इस बार तुझे क्या चाहिए? जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। तभी सेठ जी बोलता है, ए लड़के, इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। मेरी शर्त तुम ध्यान से सुन लो। नीचे का हिस्सा मैं लूंगा, ऊपर का हिस्सा तुम लोगे। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। इस बार मैं ऊपर का लूंगा और आप नीचे का। इतना बात करके विजय दोबारा से खेत में काम करने के लिए चला जाता है। विजय इस बार धान की फसल लगाता है। धान की फसल काफी अच्छी होती है। तभी विजय बोलता है, इस बार तो धान की फसल बहुत अच्छी हो गई। अब आने दो उस लालची सेठ को, उसको दोबारा से एक झटका मिलेगा। कुछ दिनों के बाद सेठ विजय के पास आता है। जब सेठ ने धान का फसल देखा तो उसका तो होश ही उड़ गया था। तभी वह बोलता है, अब ये क्या है? इस लड़के ने तो इस बार धान की फसल लगा दी है। जितना मैं इसको भोला समझ रहा था, ये उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। तभी वहाँ पर विजय आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, आप यहाँ देखिए, मैंने इस बार धान की खेती की है और धान की खेती भी बहुत अच्छी हुई है। और जो आपने शर्त रखी थी, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। तभी बिल्लू घर पहुंचकर सेठ जी से बोलता है, अरे सेठ जी, इस लड़के का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े सेठ को अपने दिमाग से बेवकूफ बना दिया। अरे तुम सही कह रहे हो, मैं इसको भोला ही समझ रहा था। उसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, वो भी 2 बार। आने दो अब उसको, अब उसे पता चलेगा कि पप्पू सेठ किस आदमी का नाम है। विजय धान काट कर घर ले आता है। वह उन लोगों को भी दाल को बांट देता है। ये देखकर विजय बहुत ही खुश होता है। तभी अगली सुबह विजय बोलता है, चलो उस सेठ के पास दोबारा से चलते हैं और उससे दोबारा से ठेके पर जमीन लेते हैं। देखते हैं ये सेठ इस बार कौन सा दिमाग लगाता है। इतना कहकर विजय सेठ के घर की तरफ निकल जाता है और वह सेठ के घर पहुंच जाता है। तभी सेठ विजय से बोलता है, अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा से आ गए। अब तुम क्या खेल खेलना चाहते हो? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी पप्पू सेठ हूँ। तभी विजय बोलता है, होशियारी मुझे नहीं आती सेठ जी। होशियार तो आप लोग हो, जो गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ए बच्चे, ज्यादा ज्ञान की बातें मत कर, काम बता, वरना यहाँ से चले जा। तभी विजय बोलता है, सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? चल, इस बार ऊपर का और नीचे का मेरा होगा और बीच का तेरा होगा। तू खुद को ज्यादा होशियार समझता है ना? अब बोल, शर्त तेरे को मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहिए। मैं जाता हूँ खेती करने के लिए। विजय फिर से फसल की तैयारी पर लग जाता है। विजय इस बार गन्ना की खेती करता है। विजय खेती करके घर पर आ जाता है। तभी विजय के पिता विजय से कहते हैं, बेटा, इस खेती में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी है, इस बार भी अच्छी खासी आमदनी होगी। चलो ठीक है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और उस सेठ को अच्छे से सबक सिखाओ।
दोबारा लालची सेठ और बिल्लू खेत की तरफ निकल जाते हैं। तभी बिल्लू सेठ जी से कहता है, अरे सेठ जी, इस बार विजय का दिमाग चकरा जाएगा। आपने कितनी बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। हाँ बिल्लू, इस बार मैंने दिमाग का काफी इस्तेमाल किया है। देखते हैं इस बार विजय कैसे बच पाता है। इतना कहकर दोनों खेत की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वह दोनों खेत के पास पहुँचते हैं, वह देखते हैं कि खेत में तो गन्ने का फसल है। तभी बिल्लू सेठ जी से बोलता है, अरे सेठ जी, ये विजय तो आपका बाप निकला। उसने इस बार ये कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ जरा, ऊपर का और नीचे का मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका हुआ। इसका मतलब मैं दोबारा से बेवकूफ बन गया। मान गया इस किसान के बच्चे के दिमाग को। तभी वहाँ पर विजय आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, आप दोनों क्या बात कर रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। जैसी आपने शर्त रखी है कि ऊपर का और नीचे का आपका और बीच का मेरा, तो आपको ये शर्त तो माननी ही होगी। तभी बिल्लू बोलता है, ओ किसान के बच्चे, ज्यादा होशियार मत बन। खेत भी हमारा, फसल भी हमारी। अरे बिल्लू, बस कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये हमारी ही करनी का फल है। हमने इन किसान भाइयों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे पंगा लिया है। इस लड़के ने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया है। समझ गया मैं। अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। उनकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जिस जिस किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं सभी को वापस कर दूंगा। तभी विजय बोलता है, सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं कर पाते हैं और वो कभी अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं और ना ही अच्छा खाना खा पाते हैं। दिन रात दूसरों के लिए काम करते हैं और उनको इस तरह सताना बिल्कुल सही नहीं है। उनको उनकी मेहनत का हक तो मिलना ही चाहिए। इस तरह विजय ने अपनी बुद्धि से उस लालची सेठ को सबक सिखाया और सेठ ने सभी किसानों का जमीन वापस कर दिया और जिस किसान का जितना पैसा बनता था, सबको पैसा वापस लौटा दिया। और उस वक्त के बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लग गए और सेठ सबकी मदद करने लग गया। इसलिए कहते हैं, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।